हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलो, चैप्टर नंबर 30, मानव में गति एवं चालन। ठीक है भाई, देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपने कंकाल के बारे में, अपनी जॉइंट्स के बारे में हमने बात कंप्लीट कर ली है। ठीक है, मतलब हमने अपनी संधियों को कंप्लीट कर लिया, जॉइंट्स हमने देख लिए, और जो अस्थियां हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हमने देख ली, है ना भाई। तो अस्थियां तो आपको 206 हैं जो बिल्कुल याद हैं। और कल जो हमने बात की थी मोस्टली किसके बारे में बात की थी? अपने जॉइंट्स के बारे में बात की थी, है ना। तो 5 मिनट हम अपने जॉइंट्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम एक टॉपिक लेंगे, छोटा सा टॉपिक है आज का, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो छोटा सा इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी मैं शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसकी शुरुआत हो गई तो उसके लिए ना लगभग पूरा 1 घंटा चाहिए भाई, मतलब बहुत लंबा टॉपिक है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो मैं आज उसको स्टार्ट नहीं करूँगा, उससे पहले की जो उसका बेसिक नॉलेज है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, और एक हल्का सा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जॉइंट्स देखते हैं क्या है ना भाई। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के जो टॉपिक है उसको समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपको मिलेगा। तो जॉइंट्स की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए एक बार। अच्छा, जॉइंट्स होते क्या हैं भाई? क्या होते हैं जॉइंट्स? जॉइंट्स क्या है कि जब दो बोन आपस में जुड़ती हैं तो बस उसी को हम क्या बोल देते हैं? जॉइंट्स कह देते हैं। जिस स्थान पर दो बोन्स मिल जाएं उसी को आप क्या बोल देते हैं? जॉइंट्स बोल देते हैं। और मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, तो चलो बच्चों ने सही आंसर दिया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम बच्चे रिप्लाई करते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। समझ रहे? तो क्वेश्चन को आंसर तो दे दिया करो, क्या दिक्कत आ रही है। लिगामेंट्स, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बताए थे। क्या क्वेश्चन बताए थे? कि 2 अस्थियों को आपस में जो संरचना जोड़ती है वो लिगामेंट्स जोड़ती हैं, और लिगामेंट्स को हम हिंदी में स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु। इसको भी आप याद रखना, कहीं ऑप्शन में हिंदी शब्द आ जाए स्नायु, तो लिगामेंट्स को क्या बोला जाता है भाई? स्नायु बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद है ये क्वेश्चन कि जहां पर 2 अस्थियां जुड़े उसे हम जॉइंट्स कहते हैं, और 2 अस्थियों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसका नाम लिगामेंट्स या स्नायु होता है। ठीक है, चलिए, अब जॉइंट के टाइप की बात थी, प्रकार की बात थी, तो मूवमेंट के आधार पर हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो था अचल संधि, और एक है आंशिक चल संधि, और एक है चल संधि। ठीक है भाई, ये 3 हमारे जॉइंट्स थे, किसके आधार पर? मूवमेंट के आधार पर। तो अचल संधि का तो सीधा सा मतलब है कि ऐसा जॉइंट्स जिसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट संभव नहीं है। क्लियर? तो उसे तो हम अचल बोलेंगे या साइन आर्थरोसिस बोलेंगे। हालांकि इसका जो इंग्लिश नाम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझना था। तो करोटी, मतलब करोटी में जो सूचर हैं जिसको हम सीवंस बोल के चलते हैं, मतलब जो हमारी कपाल की अस्थियां हैं वो आपस में जॉइंट होती हैं। और मैंने ये कहा था कि जहां भी 2 अस्थि जॉइंट हो गई, उससे जुड़ गई, तो उसे आप जॉइंट बोलेंगे। तो भाई कपाल की अस्थियों के मध्य जो जॉइंट हैं
उन जॉइंटों में किसी भी प्रकार की मूवमेंट संभव नहीं है, तो हम उन्हें अचल संधि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है आंशिक चल संधि की, यानी कि कोई ऐसा जॉइंट्स जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट संभव हो जाए, तो बस उसे ही आप आंशिक चल बोलेंगे। तो थोड़ी बहुत मूवमेंट जो संभव होती है ना, थोड़ी बहुत मूवमेंट जो संभव होती है, वो जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा एक प्यूबिक सिम्फाइसिस था जिसको हम जगन संधान बोलते हैं, कशीरुक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इनमें क्या है, जैसे जगन संधान है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जॉइंट है, जो हमारी पेल्विक जो बोन्स हैं उनको जोड़ के रखता है। जो मैंने पेल्विक गर्डल बताया था ना, श्रोणि मेखला, उसकी दोनों अस्थियों को आपस में जोड़ता है ना प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये एक जॉइंट हो गया। ये जॉइंट क्या है, हालांकि इसमें मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जब शिशु डिलीवर्ड होता है तो उस समय ये थोड़ा सा ढीला होकर मूवमेंट करता है, तो इसलिए इसको हमने आंशिक चल संधि में रखा है। कशेरुकें जैसे रीढ़ की हड्डी हैं, तो हम झुकते हैं या इधर उधर होते हैं तो ही थोड़ा बहुत इनमें मूवमेंट संभव है, तो ये भी आंशिक चल संधि के अंतर्गत ही आता है ना। इसके बाद हमने इसके दो उपटाइप और बताए, एक पाइवोट जॉइंट और एक ग्लाइडिंग जॉइंट। पाइवोट जिसको हम धुराग्र बोलते हैं, और एक है ग्लाइडिंग जिसको हम विसर्पी बोलते हैं। तो धुराग्र जो संधि है वो तो हमारी एटलस और एक्सिस के मध्य, और विसर्पी जो संधि है हमारी वो मान लीजिए कलाई संधि। देखिए एक बार, धुराग्र ऐसा लगता है जैसे कोई धुरी पर टिका हुआ है और घूम रहा है ना। तो जो हमारी एटलस है और एक्सिस है, इन दोनों कशीरुकों के मध्य इस प्रकार की संधि होती है कि हम उससे पार्श्व गति ही कर सकते हैं, मतलब केवल साइडों में ही देख सकते हैं ऐसे, है ना। समझ रहा मेरी बात को। तो इसमें भी आंशिक चल संधि है, क्योंकि ये कंप्लीट रूप से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। जो कंप्लीट रूप से मूवमेंट करे उसे हम चल संधि में रखेंगे, और जो कंप्लीट रूप से नहीं कर पाएंगे उसे हम आंशिक चल संधि में रखेंगे। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है विसर्पी, और विसर्पी को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, यानी कि ऐसा जॉइंट जिसमें लगभग घर्षण सा हो रहा है। तो जो हमारा रिस्ट जॉइंट है ये वाला है ना, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे घर्षण है, तो ये विसर्पी जॉइंट के अंतर्गत आता है। तो ये आंशिक चल संधि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जॉइंट था वो था चल संधि। इसको हम मोस्टली बोल के चलते हैं साइनोवियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलते हैं इसको, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। क्यों बोलते हैं इसको साइनोवियल जॉइंट, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो जॉइंट होते हैं इनमें एक गैप होता है, और ज़्यादा गैप होने की वजह से ये बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करते हैं, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक अपनी गति करते हैं, है ना। और इसमें एक गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसको हम साइनोवियल यानी कि कोटर गुहा बोलते हैं भाई, कोटर, है ना। साइनोवियल जॉइंट मतलब, साइनोवियल का मतलब होता है कोटर जैसी संरचना, है ना, एक गड्ढे जैसी संरचना। ठीक है भाई। तो साइनोवियल जॉइंट के आपको मोस्टली एग्जाम्पल याद रख के चलने हैं। अब वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबसे पहले टाइप का इसका जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट का एक प्रकार है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, कंदुक खल्लिका संधि के दो उदाहरण दीजिए, या बॉल एंड सॉकेट के दो उदाहरण या एक उदाहरण दीजिए। तो इसके जो उदाहरण हैं वो जैसे आपको पता ही है, एक तो है शोल्डर जॉइंट और एक है हिप जॉइंट। इसके दो एग्जाम्पल हैं बॉल एंड सॉकेट के, एक शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट। स्कंद संधि और श्रोणि संधि। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ह्यूमरस
ग्लेनोइड कैविटी में धंसकर अंश मेखलाकी में एक फ्रीली मूवमेंट वाला जॉइंट्स बनाती है, ये वाला है ना, समझ रहे आप बात को। तो ये किस प्रकार का जॉइंट है, एक प्रकार का वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। हिप जॉइंट जो हमारे टांग वाला है, जो फीमर बोन है, वो एसिटाबुलम कैविटी में धंसकर इस जॉइंट को बनाती है, और आप अपने पैर को भी चारों ओर घुमा सकते हैं, है ना। तो हाथ में और हमारे पैर में फ्रीली मूवमेंट हो सकता है। तो ये हमारे चल संधि के अंतर्गत आते हैं, और इनका जो टाइप है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा हिंज जॉइंट, जिसको हम कब्जा संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। तो मैंने आपको बताया था भाई, जिस प्रकार हमारी किवाड़ों में कब्जे होते हैं, और कभी भी हम किवाड़ों को दो साइड में नहीं खोल सकते। हाँ, आजकल शीशे के गेट हैं, आप ऐसे मत समझना सर हमारी दुकान है, हमारी दुकान में तो ये दोनों तरफ खुल जाता है सर, है ना। तो मैं किवाड़ की बात कर रहा हूँ भाई, जो लकड़ी की किवाड़ होती हैं या लोहे के छोटे छोटे गेट होते हैं, उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है, जिनमें आपने कब्जे देखे हैं ना, कब्जे सभी ने देखे हैं, जिनमें पेच लगे हुए होते हैं, चोबा ठुके हुए होते हैं ना, लोहे की ऐसी पत्ती सी आती है ना, समझ रहे हैं, आयरन की। तो कब्जे का काम होता है कि उसको एक साइड में ही मूवमेंट कराना, दूसरी साइड में नहीं, ये काम होता है कब्जे का। तो सेम उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी इसी प्रकार का एक जॉइंट है, और जिसे हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। अच्छा, इस हिंज जॉइंट के अंतर्गत जो हमारे जॉइंट आते हैं वो दो आते हैं, एक तो है एल्बो और एक है नी जॉइंट। यहाँ तक दिख रहा है, एल्बो और, हाँ, एल्बो और नी जॉइंट, है ना। ये जो एल्बो है इसको हम बोलते हैं कोहनी संधि, ये वाली, और नी जॉइंट है घुटना संधि। तो आप देख लीजिए, ये हमारी एल्बो है ना, ये वाली, तो ये इसको हम ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करा सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं करा सकते, है ना, नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो केवल इस हिंज जॉइंट में एक ही तल में गति संभव है। कैसे, एक ही तल में गति संभव है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। बाकी दीर्घ वृत्त, अच्छा, नी जॉइंट है पटेला बोन वाला, पटेला बोन घुटने की अस्थि है, याद रखना आप इसको, ठीक है। तो आप अपने घुटने को भी एक साइड में ही करा सकते हैं ना, पीछे की ओर, आगे की ओर नहीं ले जा सकते। तो वो भी हमारा कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, ठीक है। बाकी तीसरा दीर्घ वृत्तज है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको याद रखना, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको जॉइंट्सों में कोई दिक्कत तो नहीं है, संधियां आपको पूरी याद हैं, है ना। 3 प्रकार की संधि, अचल, आंशिक और चल, ठीक है भाई। हाँ, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये हमारे जॉइंट्स हैं जिनको मैंने थोड़ा सा आपके सामने रिवाइज किया है। अब जॉइंट्स के बाद इस चैप्टर में हमारा लास्ट तीसरा पार्ट रह गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम अपनी बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, दूसरे पार्ट में हम अपने जॉइंट्स के बारे में जानेंगे, और तीसरे पार्ट में बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग एक क्रिया, एक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जिसको बोला जाता है मांसपेशियां। क्या बोला जाता है, मांसपेशियां। मोस्ट वन मसल्स, मांसपेशियां, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं उसको, मांसपेशियां, मसल्स बोलते हैं। याद कीजिए 11th क्लास के लास्ट वाले दिन, है ना, जब 12th क्लास का सिलेबस हम स्टार्ट करा रहे थे, तो उससे पहले 2-3 दिन मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, जैसे हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना।
और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने देखा था, यदि आपको याद है तो मसल्स की क्रियाविधि मैंने आपको उस दिन समझाई थी, है ना, समझाई थी ना। तो दोबारा से आज हम अपने उसी टॉपिक पर पहुंचे हैं, जो कि बहुत ही लंबा टॉपिक, इस पूरी बायोलॉजी का सबसे लंबा जो टॉपिक है वो यही है, मसल्स वाला, है ना। इसके बराबर लंबा टॉपिक कोई भी नहीं है भाई, पूरी बायोलॉजी में सबसे बड़ा टॉपिक है ये मसल्स वाला, मांसपेशियों वाला। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है, मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से वो यहाँ से कभी भी बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है। जैसे हम जो बात करेंगे ना मांसपेशियों के बारे में, तो इसमें क्या है, एक तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना, और एक इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कार्य कैसे करता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं पहले, कि जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनका कार्य होता है हमारे शरीर में मूवमेंट कराना। कोई भी काम, बोलना, जैसे अब मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे माउथ की मसल्स, जिनको मैसेस्टर मसल्स बोला जाता है, वो काम कर रही हैं। कहने का मतलब है जो भी हम काम करते हैं वो मसल्स की सहायता से करते हैं। यदि मसल्स नहीं है तो हम कुछ नहीं है। क्लियर। हड्डियां जो है ना, हड्डियां मूवमेंट नहीं करती, मूवमेंट कराती हैं मसल्स। हड्डियां तो केवल उनको सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। मतलब जैसे अब मैं लिखना चाह रहा हूं तो मेरी मसल्स कोई काम करेंगे तब मैं लिख पाऊंगा, हड्डियों का कोई रोल नहीं है ज़्यादा। समझ में आ रही है। हड्डियां तो ये हैं, हाँ भाई ठीक है, तुझे क्या लिखना है लिख दे, बस हमें मतलब नहीं है। क्लियर है। हाँ, तो बिल्कुल इसी प्रकार। तो मोस्ट मैं आपको बता दूं कि मसल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे मूवमेंट को कंप्लीट कराती हैं, हमारी गति को कंप्लीट कराती हैं। तो हम में जो गमन होता है वो मसल्स द्वारा गमन होता है। पेशियों द्वारा गमन एक स्तनधारियों का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, तो आज हम केवल मसल्स के टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे कि कितने टाइप की मसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और कल हम इसके बारे में, इसकी संरचना और क्रियाविधि को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है मसल्स। ये डायरेक्ट में लिख देता हूं, 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की मसल्स हैं। ठीक है, सबसे पहली है, मैं आपको बता दूं, कंकाल रेखित ऐच्छिक पेशी। दूसरी है अरेखित चिकनी अनैच्छिक पेशी। और थर्ड है हृदयक पेशी। ठीक है भाई, सुनिए, सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है कि जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली है कंकाल पेशी, जिसको रेखित पेशी भी बोलते हैं और ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी इनको ऐसा क्यों बोला जाता है। दूसरी है अरेखित, जिसको चिकनी भी बोलते हैं और इनवॉल्यूंटरी भी बोलते हैं। अच्छा, ऐच्छिक को इंग्लिश में वॉल्यूंटरी बोला जाता है और अनैच्छिक को इनवॉल्यूंटरी बोला जाता है। ठीक है, वॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, बाकी ये आप जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हृदयक पेशी, जिसको हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं।
तो ये 3 प्रकार की हमारे पास पेशियां होती हैं। तो इनकी एक एक करके हम बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हमारी कंकाल पेशी के बारे में, स्केलेटन मसल्स के बारे में। तो देखिए, ये पेशियां हमारी अस्थियों से जुड़ती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं। इनमें आड़ा रेखांकन होता है, अतः इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे नियंत्रण में होती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ये हमारी पहली मसल्स है, और क्या नाम है इसका? कंकाल, या आप इसको रेखित भी कह सकते हैं, या आप इसको ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। तो केवल आपको ना देखो, हाँ छोटा सा मैं नहीं कह सकता, 1 नंबर का क्वेश्चन वो आपसे यहाँ से जरूर पूछ सकता है कि कोई डेफिनेशन आपसे हल्की सी पूछ लेना कि ऐच्छिक पेशी क्या है, अनैच्छिक क्या है ना, सिंपल ऐसे। तो केवल आप समझ लीजिए भाई, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3 टाइप मसल्स हैं। फर्स्ट जो मसल्स है वो है हमारे पास कंकाल पेशी। अच्छा, क्यों है ये कंकाल पेशी? ध्यान से समझिए। ऐसी पेशियां जो हमारी बोन्स से जुड़ी हुई हैं, अस्थियों से जुड़ी हुई हैं। अब फिर ये क्वेश्चन आपके लिए, क्या कि उस संरचना का नाम बताओ जिस संरचना के माध्यम से हमारी मसल्स बोन्स से जुड़ती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कल का मेरा क्वेश्चन था 2 बोन्स किससे जुड़ती हैं, और आज का मेरा क्वेश्चन है कि जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो अस्थि से, क्योंकि अभी मैं कह ही रहा हूं ना यहाँ पे कि ये पेशियां हमारी अस्थियों से जुड़ती हैं। कौन सी? कंकाल पेशी। तो आपको उस संरचना का नाम बताना है जिस संरचना से हमारी पेशी बोन्स से जुड़ती हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, मैं देख रहा हूं कौन कौन से बच्चे कमेंट करते हैं ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये आंसर मुझे आप जरूर बताना कि किस संरचना के माध्यम से हमारी मसल्स हमारी बोन्स से संबंध बना के रखती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए टॉपिक पे। कंकाल पेशी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी पेशियां हैं जो हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई हैं। सिंपल, तो इसको बोलेंगे कंकाल पेशी। तो मैं आपको बता दूं कि आउटर जो आपको सारी पेशियां दिखाई दे रही हैं, पूरे शरीर पे जो बाहर की जो ये पेशियां हैं, ये सभी कंकाल पेशी हैं। कौन सी पेशी हैं? कंकाल पेशी, स्केलेटन मसल्स हैं। और भाई इन्हीं से तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आंखों को इधर उधर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये सारे कार्य अपनी बोन्स के माध्यम से, और मतलब उन मसल्स के माध्यम से जो हमारी बोन्स से जुड़ी हुई हैं। समझ रहे हैं? तो कंकाल जो पेशी है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पेशी है, और हम इस चैप्टर में इसी की संरचना और इसी की क्रिया विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंकाल पेशी के बारे में आपको बात पता चल गई कि क्या है स्केलेटन मसल। बहुत सिंपल है,
ऐसी मसल्स जो हमारी बोन्स से जुड़ी हुई हैं उन्हें हम स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। ठीक है। रेखित, इनको रेखित क्यों बोला जाता है कि जब हम इन कंकाल पेशियों की आंतरिक संरचना को देखें, इनकी अनुप्रस्थ काट को देखें, तो उसमें कुछ रेखाएं जैसी संरचनाएं होती हैं, तो इसलिए इसको हम रेखित पेशी भी बोल देते हैं। इनको ऐच्छिक पेशी क्यों बोला जाता है भाई? इनको ऐच्छिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पेशियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, इसलिए इनको हम ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं। देखिए, मेरे मुंह में जो भी मसल्स हैं वो कंकाल पेशी हैं, क्योंकि ये हड्डी से जुड़ी हुई हैं। अब मैं चाहूँगा तो बोलूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं बोलूँगा। बताइए, यदि मैं बोलूँगा तो मेरी मसल्स को काम करना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूँगा तो मेरी मसल्स को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, मैं लिखूँगा तो मेरी हाथ की मसल्स को काम करना पड़ेगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं लिखूँगा, तो ये रेस्ट करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी स्केलेटन मसल्स हैं वो हमारे कंप्लीट रूप से कंट्रोल में है, तो इसलिए इनको क्या और बोल सकते हैं आप? ऐच्छिक पेशी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐच्छिक पेशी। तो आपको ये पहली पेशी के बारे में समझ में आ गई बात। इसके 3 नाम हैं और वो तीनों नाम क्यों कहा जाते हैं वो आपको पता चल गया। कंकाल से जुड़ती हैं, अस्थि से जुड़ती हैं, कंकाल पेशी कंट्रोल में है इसलिए ऐच्छिक पेशी, इनमें रेखांकन होता है तो इसलिए इसको रेखित पेशी। ठीक है, क्लियर, याद हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पेशी समझना। दूसरी है अरेखित, चिकनी और अनैच्छिक। अब इसके बारे में तो आप हल्का सा आपको पता ही चल गया होगा। अरेखित का मतलब इसमें कोई रेखांकन नहीं होगा, चिकनी का मतलब है कोई चिकने अंगों में होंगी, और अनैच्छिक का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये पेशियां हमारे आंतरांगों में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें चिकनी पेशी कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें कोई रेखांकन नहीं होता, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ठीक है, तो ये समझना अब आप बहुत नॉर्मल है। देखिए, दूसरे जो प्रकार की पेशियां हैं वो होती हैं हमारे भीतर के अंगों में। भाई जो अभी हमने पहली पेशी देखी तो वो तो बाहर के अंगों की थी, है ना। अब हमारे भीतर के अंगों में भी मोस्टली मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसमें जो मसल्स हैं वो, अच्छा एलिमेंट्री कैनाल है एक प्रकार का चिकना ऑर्गन है, खुरदरा पार्ट नहीं है ना, बिल्कुल, है ना। भीतर के जो अंग है वो सभी चिकने ऑर्गन्स होते हैं भाई, तो उन अंगों में जो मसल्स होंगी उनको हम चिकनी पेशी बोलेंगे, है ना। और सिंपल सी बात है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाने वाली मसल्स हैं क्या, और इनमें किसी प्रकार का रेखांकन नहीं होता तो इनको हम अरेखित बोलते हैं। और एक बात आप मुझे बताइए, क्या आप इन पेशियों पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्हें हम अनैच्छिक पेशियां भी बोल के चलते हैं। कौन सी पेशी बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। क्यों भाई? क्योंकि इन पर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये भीतर होती हैं। जैसे भोजन का किरमा कुंचन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचना, है ना,
तो ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, ये किसके माध्यम से चल रहा है, पेशियों के माध्यम से। कैसी पेशियां, अनैच्छिक पेशी, जिनको चिकनी पेशियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकंड टाइप की मसल्स। समझ में आई कि बात नहीं आई, है ना। दो प्रकार की मसल्स हो गई, एक मसल्स तो वह है जो आउटर होती है, जो हमारी बोन्स से जुड़ी रहती है, और एक मसल्स वह है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गई आपको दोनों प्रकार की मसल्स। अब थर्ड और लास्ट है हृदयक पेशी। ठीक है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल, हृदयक पेशी, है ना। तो देखिए क्या है, मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। यह है विशिष्ट पेशी होती हैं जो केवल हार्ट की दीवार में ही पाई जाती हैं, हार्ट की दीवार में ही पाई जाती हैं। इनमें कभी थकान नहीं होती, ये भी अनैच्छिक पेशी हैं। नोट, इनकी पेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो O2 का संग्रह करके रखती है, जिससे इनमें कभी अवायवीय श्वसन नहीं होता। देखिए भाई, तीसरे टाइप की जो मसल्स है वो है हमारे पास हृदयक पेशी, जिसको हम कार्डियक मसल बोल के चलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक मसल्स हमारे लिए। तो ध्यान से देखिए कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो एक विशिष्ट पेशी होती हैं, एक सबसे अलग मांसपेशी होती हैं जो हमारे हार्ट में हैं। तो ये जो विशिष्ट पेशी हैं वो केवल हमारे हार्ट की दीवार में ही पाई जाती हैं। कहने का मतलब है हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो एक स्पेशल टाइप की होती हैं, इस प्रकार की मसल्स और कहीं भी नहीं हो सकती। ठीक है, और इन पेशियों का विशिष्ट गुण क्या है कि इनमें कभी भी थकान नहीं होती, और जिस दिन इनमें थकान हो गई उसी दिन, समझ रहे ना आप बात को, ना। तो इनमें कभी भी थकान नहीं होती भाई, और जिस दिन यदि ये थक गई तो समझ लेना बस। ठीक है, तो ये इनका विशिष्ट गुण है भाई। जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं उनका विशिष्ट गुण यही है कि इनमें कभी थकान नहीं होती, और ये भी कैसी पेशी हैं, अनैच्छिक पेशी हैं। अब मैंने जो नोट में पॉइंट लिखा है ये पॉइंट आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, तो मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत डीपली बात है, सुनिए आप। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि हमारे हार्ट की मसल्स कभी नहीं थकती। समझ में आ रही बात। मैंने अभी ये कहा था
कि इनका एक विशिष्ट लक्षण होता है कि इनमें थकान नहीं होती। अब भाई कोई ना कोई रीजन तो हर चीज़ का ज़रूर होता है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो थकान नहीं होती उसमें कभी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें एक प्रोटीन, एक वर्णक होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। क्या नाम है? मायोग्लोबिन। पहली बात तो मायोग्लोबिन के कारण ये गुलाबी रंग की होती हैं। हार्ट जो है हमारा गुलाबी रंग का होता है मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। ये जो मसल्स है ना, इनका ये काम होता है कि मायोग्लोबिन्स जो प्रोटीन है वो हमेशा ऑक्सीजन का ऑलरेडी स्टोरेज रखती है। मेरी बात समझ रहे? मायोग्लोबिन जो है उसका एक काम होता है कि वो ऑक्सीजन को हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा स्टोर करके रखती है। अब ये ऑक्सीजन का क्या काम है भाई? तो मैं आपको पहले एक बात बताता हूं। मैंने आपको दो प्रकार का श्वसन बताया था, एक वायवीय और एक अवायवीय बताया था। तो अवायवीय श्वसन यदि कोई जीवाणु करे, है ना, तो वो अल्कोहल बनाता है, बताया था मैंने। यदि अवायवीय श्वसन हमारी मसल्स में हो, किस में हो? मसल्स में यदि अवायवीय श्वसन हो तो हमारी मसल्स अंतिम प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ये मैंने आपको एक बात बताई थी। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है? मांसपेशियों में थकान का एहसास कराता है। तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब आप दौड़ते हैं तो आप थक जाते हैं, या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम थकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यही रीजन है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते। नहीं ले पाएंगे ना, हम प्रॉपर सामान्य श्वसन थोड़ी कर पाते हैं। तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं आती, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें कौन सा श्वसन होने लग जाता है? अवायवीय श्वसन होने लग जाता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनेगा और जिससे हमें किसका एहसास होगा? थकान का। ये एक जनरल बात है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं उनके पास ये मायोग्लोबिन है जो एक्स्ट्रा रूप से O2 का क्या करके रखता है? संग्रह। तब आप एक बात मुझे बताइए, जब इनके पास भरपूर भंडार है ऑक्सीजन का तो कभी हार्ट की मसल्स में अवायवीय श्वसन होगा क्या? होगा कभी? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। और यदि इनमें कभी भी अवायवीय श्वसन नहीं होगा तो इनमें कभी भी लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा। और यदि इनमें लैक्टिक अम्ल नहीं बन रहा है तो कभी भी इन पेशियों में थकान नहीं होगी। क्या नहीं होगी? थकान नहीं होगी। तो समझ में आ गया मेरा ये कंसेप्ट आपको कि आखिर कार्डियक मसल्स स्पेसिफिक क्यों है, विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का ऑलरेडी स्टोर करके रखता है, जिससे इनमें कभी भी अवायवीय श्वसन नहीं होता और इनमें थकान नहीं होती। ठीक है भाई। तो ये रीजन होता है हमारी हार्ट मसल्स के ना थकने का। तो आपको याद रह जाएगा ये बात भी, है ना। तो इसी के साथ हमारी जो मसल्स हैं 3 टाइप की वो कंप्लीट हैं। ठीक है भाई। तो अब कल की जो वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको बता दूं। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कल की वीडियो है ना। बहुत अच्छा ही टॉपिक है कल का, जिसमें हम बात करेंगे अपनी कंकाल पेशी की संरचना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कंकाल पेशी की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो कल की वीडियो को आप बिल्कुल भी नहीं भूलना। और कुछ बच्चे अभी वीडियो को क्या है कम देख रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत देखते हैं, पूरी नहीं देखते। तो भाई कंप्लीट वीडियो देखा करें जिससे आपको नॉलेज मिले, आपका कोर्स कवर हो। ठीक है।
स्कूल खुल ही जाएंगे कुछ दिनों बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगातार खबरें आ रही हैं, स्कूलों की तरफ रुझान है, तो खुलने में ज़्यादा दिन नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को, है ना? हाँ, तो खुलते ही जैसे ही हमारा यहाँ पे सिलेबस हो जाएगा तो भाई रिवीजन होगा, ठीक है? तो जो बच्चे रह जाएंगे वो रह ही जाएंगे, आप पीछे मुंह की तरफ देखना और बच्चों की तरफ फिर, ठीक है? तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जॉइंट्स देखा, जॉइंट्स को एक बार आप रिवाइज कर लेना, और इन मसल्स के बारे में थोड़ी सी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो बाकी जो बातें हैं वो हम कल ही करेंगे, अपनी स्ट्रक्चर के बारे में, कंकाल पेशी के बारे में, ठीक है?